हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक है कि भाई जब आपका एयरफोर्स रिटर्न का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम जो हमारी जो स्ट्रेटजी रही थी सिलेक्शन लेने की, कैसे आप उसको फॉलो करके जो एयरफोर्स के रिटर्न के बाद का जो प्रोसेस है उसको आप कैसे हमारे तरफ से फॉलो कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई कैसे क्या प्रोसेस होता है एयरफोर्स रिटर्न के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए कि भाई जो आपका एयरफोर्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है अब वो ऑनलाइन होता है। पहले क्या था कि पहले परसेंटेज के हिसाब से जो एडमिट कार्ड आते थे, तो जो रिटर्न होता था आपका वहीं पे, जहाँ भी जो आपका CASB का जो सेंटर होता है, ठीक है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता था और वहीं पे फिर फिज़िकल वगैरह का प्रोसेस सारा वहीं पे होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गए और आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिज़िकल वगैरह और फिर मेडिकल का प्रोसेस चलता है और जो फ़ेज़ 2 वगैरह फ़ेज़ 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फ़ेज़ 1 में तो ये होता है कि भाई जो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स का, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, आपका पहले फ़ेज़ 1 होता है, मतलब ऑनलाइन आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसको CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहले आपका वो होता है, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है रिटर्न का, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका फ़ेज़ 2 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, जो कि 1-1.5 महीने के बाद आता है और आपको एक डेट दे दी जाती है कि भाई इस डेट को आपको रिपोर्ट करना है इस एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में। तो मैंने भी मतलब एयरफोर्स के अटैम्प्ट्स दे रखे हैं। तो अगर मैं आपके सबसे लास्ट वाले अटैम्प्ट की बात करूँ, अगर मैं एयरफोर्स की, तो भाई सबसे लास्ट वाले अटैम्प्ट में जो मेरा कॉल आया था वो मेनली हरियाणा वालों का जो होता है वो अम्बाला आता है, ठीक है। जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है अम्बाला आता है। तो मैक्सिमम बच्चे मतलब ट्रेन से जाते हैं, जितने भी हरियाणा के होते हैं, तो वहाँ पे जाना होता है। वो सबसे पुराना सेंटर बताते हैं एयरमैन का, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बहुत पुराना है वो, शायद 1954 या 1950 ऐसे कुछ एस्टेब्लिशमेंट है उसकी। तो बहुत ही पुराना सेंटर है, और लेकिन मतलब इतना पुराना सेंटर है इसलिए बहुत ही थोड़ा खंडर सा भी हुआ है, लेकिन वो सही है भाई, अच्छे हैं वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और अच्छे होते हैं। तो भाई क्या होता है, आपको उस डेट पे रिपोर्ट करना होता है वहाँ पे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में। वहाँ पे जैसे मान लो कि 15 तारीख की डेट आ गई, तो भाई मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो 14 को पहुँच जाते हैं वहाँ पे अम्बाला, और वहाँ पे जो भी अपना रहना है वो सब रह लेते हैं, मतलब कोई होटल में या कोई धर्मशाला में ऐसे रह लेते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में रिपोर्ट करना होता है, शायद 5-5:30 की रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे, सुबह सुबह सब रिपोर्ट करते हैं। तो लास्ट एंट्री जो होती है शायद 6-6:30 की ऐसी होती है। तो मैक्सिमम बच्चे मतलब 5:30-6 के बीच में आ जाते हैं और सबको अंदर ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी मतलब एक सेंटर में बच्चे आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे मतलब एक सीरीज़ लगाते हैं कि भाई 1 से लेके 50 तक के चेस्ट नंबर के, यहाँ तक फिर 50 से 100 तक के चेस्ट नंबर, ऐसे रोज़ बना दी जाती हैं और मतलब चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे SSBs में होता है, NDA के SSBs में ऐसे होता है। तो ऐसे चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर एक बंदे का चेस्ट नंबर। तो चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रोल नंबर वाइज कि भाई आपका रोल नंबर क्या है, इस हिसाब से आपका चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चेस्ट नंबर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो भाई उसके बाद क्या करते हैं, अम्बाला में कई बार क्या होता है कि 2 जगह सेंटर हैं जहाँ पे फिज़िकल होता है। एक जगह तो ये है कि जो एयरफोर्स स्कूल है वहीं पे रेस करा दी जाती है आपकी फ़िज़िकल वगैरह। और कई बार क्या होता है, मतलब नेवी में तो एयरफोर्स स्कूल में होती है मैक्सिमम, और लेकिन एयरफोर्स वाले क्या होते हैं उनका एक वो है, एयरफोर्स वालों का एक एयर बेस है, मतलब जहाँ पे रनिंग के लिए लेके जाते हैं वो। वहाँ पे आपको जब रनिंग के लिए जाओगे तो बस में लेके जाते हैं और बस में लेके आते हैं। तो आपको वहाँ पे कुछ एयर जेट्स वगैरह दिख जाएंगे, जैसे सुखोई तो नहीं, पर ये जैगवार वगैरह तो दिखी जाएंगी, ठीक है। तो आप उनको भी एंजॉय कर सकते हो। और मतलब वहाँ पे सही है पूरा एयरफोर्स का, जो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट टाइप में पूरा बहुत अच्छा सिस्टम है। तो उसी रोड पे आपको रनिंग के लिए ले जाया जाता है, वहीं पे आपका फिज़िकल होता है पूरा कंप्लीट। तो जो मैं बता रहा हूँ कि चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपको लेके जाते हैं बस में बिठाकर
रोज़ के हिसाब से कि भाई चल आपका फिजिकल होगा भी, मतलब अगर गर्मी का टाइम है तो फिजिकल बिल्कुल सुबह ही करा देंगे, ताकि आपको कई बार क्या होता है कि गर्मी तेज़ होती है तो आप उससे रनिंग वगैरह या फिजिकल कई बार बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए बिल्कुल मॉर्निंग में आपकी रनिंग करा दी जाएगी चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। फिजिकल में क्या होता है भाई, वो आपको पता है कि पहले 7 मिनट में रेस करनी होती थी, कितनी 1600 मीटर, अब 6.5 मिनट में करनी होती है। जितने भी बच्चे होते हैं भाई सारे मैक्सिमम फिजिकल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब रनिंग तो लगभग ही कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो कुछ बच्चे होते हैं जैसे कोई ज़्यादा मोटा हो गया या किसने पहले फिजिकल नहीं किया हुआ, किसी ने ऐसे ही नॉर्मल दौड़ मारी है, तो वो 1% रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है कि भाई मतलब सब आगे, तो फिर क्या होता है कि अगर टाइम पीछे ज़्यादा बच्चे बच गए और टाइम पूरा हो गया तो एयरफोर्स के जो बंदे होते हैं, एयरफोर्स पर्सनल, वो आगे खड़े हो जाते हैं और आपको रोक देते हैं कि भाई अब आगे नहीं जाना, अब टाइम पूरा हो गया। और जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जो क्वालीफाई होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। डिसक्वालीफाई वालों को वहीं बैठा देते हैं कि भाई आप डिसक्वालीफाई हो गए, लेकिन आपको सेपरेट नहीं छोड़ेंगे हम बस में, ठीक है, बाद में छोड़ेंगे, लेकिन अभी आप बैठ जाओ। और जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका सीखो और अगली बार ऐसा ही करना, ऐसे कुछ बताते हैं वो। तो अनाउंसमेंट होती रहती है भाई, जो ऑफिसर्स होते हैं वो बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, किसी के ऊपर नहीं चढ़ना, दौड़ में किसी को लात वगैरह नहीं मारनी, ऐसे कुछ होता है। तो भाई आपकी रेस होगी, उसके बाद फिजिकल में पुशअप्स का नंबर आता है। पुशअप्स मारनी होती हैं 10 पुशअप्स मारनी होती है शायद, कई बार मतलब जो भी नोटिफिकेशन होता है 10 पुशअप्स हैं 20 पुशअप्स हैं उस हिसाब से मारनी होती है। कई बार क्या होता है कि अम्बाला में तो भाई बिल्कुल छूट देते हैं पुशअप्स वगैरह में, कि अगर आपसे पुशअप्स नहीं लगी, मान लो 10 पुशअप्स मारनी है, 8 ही मारी, 2 रहेगी, या आपने 10 पूरी मार दी, उसमें से कोई गलत करी आपने, जैसे कोई पॉइंट आउट कर देता है कि एयरफोर्स पर्सनल, मतलब क्या होता है कि ऐसे स्क्वायर टाइप में आपको लगातार रोज़ में खड़ा कर देंगे गैप में कि भाई सबको पुशअप्स मारनी है, तो ऐसे चारों तरफ क्या होता है एयरफोर्स पर्सनल खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई कोई बच्चा गलत तो नहीं कर रहा। तो पुशअप्स जिसने गलत की कंप्लीट हो गई, मान लो 10 कंप्लीट हो गई, किसी ने गलत की तो उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, भाई तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। तो जिनने गलत की वो साइड में हो जाएंगे, जिन्होंने सही की वो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिटअप्स वगैरह होती है, तो सिटअप्स करनी होती हैं, फिर 20 सिटअप्स होती हैं, उनकी भी अलग पोजीशन होती है भाई सिटअप्स करने की भी, ठीक है। जो सिटअप्स में डिस्क्वालीफाई होता है उसको भी अलग कर लेते हैं। जो पुशअप्स में पहले डिस्क्वालीफाई हुए थे उनको दोबारा मौका दिया जाता है कि भाई आप दोबारा 5 करके दिखाइए, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप अगले स्टेज की तरफ क्या नाम है सिटअप्स की तरफ जा सकते हैं। तो फिर जो सिटअप्स में क्वालिफाई होता है उनको दोबारा मौका दिया जाता है, 10 किया जाते हैं या 5 करते हैं, फिर वो अगर वो सही कर रहे हैं तो भाई ठीक है। तो अम्बाड़ा में तो भाई पूरी छूट मिलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ी बहुत भी दिक्कत करते हैं तो आपको दोबारा मौका दिया जाता है कि भाई आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं अच्छा करने के लिए। तो भाई पूरा फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको वापस बस में बिठाते हैं, क्वालिफाई वालों को अलग, डिसक्वालीफाई वालों को अलग, और भाई आपको लेके जाते हैं दोबारा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। और वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे ले गए, आपको दौड़ वगैरह होगी, वहाँ पे बिठाया जाता है, भाई अब बैठे रहो कुछ देर तक, ठीक है। फिर नंबर आता है कि भाई कुछ टाइम के बाद कि अब आपका क्या हुआ, अब आपके जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो कि क्या बोलते हैं एयरफोर्स का जो मेन पार्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद जीडीबी होता है, तो उसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। मतलब उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, एक आधा कुछ क्वेश्चन तो रीजनिंग का मिल जाएगा आपको, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन। और उसके बाद ऐसी सिचुएशन होती है जिनको आपको रिएक्ट करना होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही ईजी होती हैं भाई, बहुत ही ईजी होती हैं। जैसे कैसे क्या क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर मान लो आप रात को स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो और वहाँ से कहीं जंगले से सांप आ गया या वेंटिलेटर से सांप आ गया, तो आप क्या करोगे भाई। तो 4 ऑप्शन होते हैं कि आप भाग जाओगे डर के, दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप भाग के किसी को बुला के लाओगे, तीसरा ऑप्शन है कि भाई आप उसको हाथ से पकड़ लोगे, ठीक है, या चौथा ऑप्शन है कि आप उसको कोशिश करोगे मारने की और उसको बाहर फेंक के आओगे। ऐसा कुछ 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से आपको बेस्ट चूज़ करना होता है। तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई भाई थोड़ी बहुत भी, तो क्या होता है कि सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर आपने थोड़ी सी ट्राई की हुई है, उस सिचुएशन पर अपने आप को रख के देखिए कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या ये कर पाता। ये क्वेश्चन आता है कि आप सिनेमा हॉल में आप मूवी देख रहे हो, अचानक से आग लग गई, उसमें जो फिल्म होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म का जो मतलब टीवी स्क्रीन होती है उसमें आग लग गई, तो आप क्या करोगे।
तो ऑप्शंस होते हैं कि भाई आप फायर ब्रिगेड का बुलाओगे, आप भाग जाओगे, या आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, या आप आग की तरफ ऐसे ही भागोगे बुझाने के लिए पानी वगैरह से। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप नॉर्मल सी बात है कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे उस टाइम पे। तो उसके बाद अगर ज़्यादा आग लग रही है तो भाई वो डिपेंड करता है कि फायर ब्रिगेड बाद में आ रही है, लेकिन अचानक से नहीं बुला सकते ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन पे अपने आप को रख के देखिए भाई, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। तो जब आप अपने आप को रख के देखेंगे तो भाई मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाएंगे और बिल्कुल सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। बस मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा SRT क्लियर करने का कि भाई मान लो 50 क्वेश्चन आते तो 50 में से 40+ तो पक्का करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरा एक दोस्त था, तो मेरे पहले अटैम्प्ट थे जो एयरफोर्स की, उसमें क्या हुआ था कि उसने SSBs दे रखी थी, पहले SSB दी हुई थी उसने भाई, और मैंने भी दे रखी थी। तो पता था कि भाई SRT तो GD वगैरह तो आसानी से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर फिजिकल हो गया तो ठीक है ना। तो भाई वो SSB का बंदा था, लेकिन उसने क्या किया कि भाई कम अटैम्प्ट किया, SRT जो थी वो कम अटैम्प्ट किया, क्योंकि SSB में क्या होता है कि 60 सिचुएशन आती हैं। तो हमें अगर कोई बंदा 30-35 कर रहा है, 40 कर रहा है तो बहुत होते हैं। तो उस हिसाब से उसने क्या किया, कम अटैम्प्ट कर दिया, मतलब कर नहीं पाया जो भी है, तो वो भाई रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वो रिजेक्ट कर दिया SRT में कि भाई तो डिस्क्वालीफाई हो गया। यार मैं सोच रहा कि वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो गया, तो उसने SSB दे रखी थी यार, और SRT तो बहुत नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए, जब SSB दे रखी है तो अच्छा परफॉर्म कर रखा है, कॉन्फ्रेंस आउट है, तो ये सब चीज़। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मैक्सिमम अटैम्प्ट करिए, उसने कम अटैम्प्ट किए थे इसलिए उसको वो डिस्क्वालीफाई हुआ था। आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करिए, 40+ तो इजीली करके देखिए, उस पर टाइम मिलता है, साढ़े आधे घंटे का टाइम देते हैं वो, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 40+ इजीली। और अगर 40+ इजीली अटैम्प्ट करेंगे, अपने आप को रखे हुए सिचुएशन देखेंगे, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, ये मैं बता देता हूँ। अगर मान लो 200 बच्चे हैं उस बैच में जो वहाँ पे बुलाए हुए हैं एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में, तो उसमें से 20 से 30 बच्चे SRT में डिस्क्वालीफाई होते हैं और मैक्सिमम पास होते हैं SRT में। फिर भाई क्या होता है कि SRT हो गई, उसके बाद रिज़ल्ट भी तो मतलब SRT कंप्लीट हुई तो थोड़ी देर बैठाए रखते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है, और जो ऑफिसर होता है वो माइक में बोल देता है कि भाई ये चेस्ट नंबर डिस्क्वालीफाई हुए हैं और आप बाहर जाइए। उनको बाहर भेज देते हैं, अलग बैठा देते हैं, और जो जिनका SRT क्वालिफाई हुआ है उनको अलग बैठा देंगे और उनको फिर बाहर लेके जाएंगे, बाहर ग्राउंड में बैठा देते हैं। अम्बाड़ा में तो ये होता है भाई, अम्बाड़ा में बाहर ग्राउंड में बैठा दिया। उसके बाद क्या होता है कि बायोमेट्रिक वगैरह होती है, और आपकी टी-शर्ट वगैरह उतार के, ठीक है, एक स्लेट दे देते हैं हाथ में, और उस पर आपका रोल नंबर, एयरफोर्स का, X ग्रुप का, Y ग्रुप का, दोनों आता है, दोनों का रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख के स्लेट पे, और ऐसे एक फ़ोटो खिंचवाना होता है, जिससे आगे प्रोसेस में उनको चाहिए होता है फ़ोटो आपके रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि भाई आप वही बंदे हो या नहीं। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठाए रखते हैं ना, कहते हैं कि भाई कुछ खाना पीना तो खा लो। वहीं पे अम्बाड़ा में तो कैंटीन भी है छोटी सी, और अगर आप खुद से कुछ लेके आए फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, तो वो ले सकते हैं। उसके बाद भाई GD के लिए ले जा जाता है ग्रुप बना के। ठीक है, ऐसे वहाँ पे अम्बाड़ा में रूम बने हुए हैं, तो वहाँ पे अलग अलग ऑफिसर बैठे होते हैं, लेडी ऑफिसर भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, ऑफिसर हो सकते हैं वो, मतलब ऑफिसर होते हैं, ठीक है, लेडी भी होती है, जेंट्स भी होते हैं। तो अलग अलग रूम में आपको 10 का ग्रुप हो सकता है, 15 ग्रुप हो सकता है, ऐसे भेज दिया जाता है। ऐसे सर्कल में चेयर्स डली होती हैं और वहाँ आपको बैठाया जाता है। उसके बाद आपको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एक टॉपिक के ऊपर कि भाई इस टॉपिक के, उस टॉपिक के बारे में लिखा होता है। ठीक है, उस कार्ड्स पे लिखा होता है जितने भी कार्ड मिलते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को लास्ट जो मेरे अटैम्प्ट थे उसमें टॉपिक मिला था, वो जुवेनाइल क्राइम मिला था। जुवेनाइल क्राइम का मतलब होता है कि जो वो क्राइम जो कमिट करते हैं नाबालिग बच्चे, ठीक है, मतलब जो बच्चे कमिट करते हैं, वो होता है जुवेनाइल क्राइम। तो भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ रखे थे, मैंने SSBs दे रखी थी, मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। GD वगैरह SRT में मैंने कर रखी थी पहले से ही, और वो टॉपिक मेरे को आसानी से आता था। तो कुछ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई वो जब जो टॉपिक होता है उसके बारे में नीचे लिखा होता है, तो कुछ तो वहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा कि भाई अच्छा ये, अगर आपको टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पता तो वो पढ़ के कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हाँ मेन थीम कुछ इस बारे में बोल सकता हूँ GD में। तो भाई 15 बच्चों में से ये मान लो कि कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको मतलब प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा बंदे तो क्या करते हैं कि ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते, और कई बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देते हैं, जिसको हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं कि भाई हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों बोल सकते हैं।
तो ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करता कि भाई आप इंग्लिश ही बोले जा रहे हो बिल्कुल, और अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो ठीक से और थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हो, अगर आपका जो बोल रहे हो वो चीज़ ठीक है तो आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो 15 बच्चों में से 8 से 9 बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो बच्चा या बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, नर्वस है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, या थोड़ा बहुत बोल रहा है, डर रहा है, बिल्कुल हिंदी बोल रहा है, तो उसको वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्वालीफाई कर देते हैं जीडी को भी। तो भाई लेकिन जो जीडी का रिज़ल्ट होता है थोड़ा लेट आता है, ठीक है, कुछ घंटे बैठना पड़ता है उसके लिए। और उसके बाद चेस्ट नंबर बोलते हैं। तो जो कई बार क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है ना वो कन्फ्यूज़न बैठा देता है कि भाई ये चेस्ट नंबर बोल रहा हूँ, ये नहीं बताएगा कि भाई ये डिस्क्वालीफाई हैं क्वालीफाई हुए हैं। पहले इतने सारे बोल देगा, फिर एकदम क्या देगा कि भाई ये क्वालीफाई हुए, कई बार बोल देगा कि भाई डिस्क्वालीफाई हुए। तो ऐसे थोड़ा मतलब मजाकिया माहौल भी होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना जीडी में, वो ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये सिलेक्शन हो गया, अब तो मैं एयरमैन बन गया, ठीक है। तो ये सब होता है। तो भाई क्या होता है कि जब जीडी का रिजल्ट आता है तो भाई ऐसे, लेकिन ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो डिस्क्वालीफाई उनको थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे बिल्कुल नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत कर रखी है, वो यहाँ तक पहुँचे तो उनमें भी कुछ खूबी है और वो भी आगे अटैम्प्ट कर सकते हैं जीडी को भी आसानी से। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस थोड़ा सा खुशी होनी चाहिए मन में कि भाई मैंने क्लियर किया। बस यही सोचना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ में कि सबका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ देने आया हूँ तो मेरा ज़रूर होना चाहिए। बस ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ तो मेरा ज़रूर होना चाहिए और दूसरों का भी होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसका नहीं होना चाहिए, ये ऐसे बच्चा, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जीडी के लिए मैं जो एक क्या बोलते हैं उसको ट्रिक बताना चाहूँगा कि भाई जीडी देते समय बिल्कुल नर्वस ना हो यार। नर्वस क्या होना भाई, जो सामने बैठे हुए ऑफिसर वो भी तो एक आदमी है यार, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं उनमें नर्वस क्यों होते हैं भाई, ये समझ लो कि भाई ये भैंस है, ऐसे गाय गधे बैठे हैं, बस आपको क्या करना है 2-3 मिनट बोलना है और ऐसे ही कुछ कुछ भोगते रहना उस टॉपिक के बारे में और आप सेलेक्ट हो जाओगे। बस यही सोचना है, ज़्यादा क्या सोचना है यार। क्यों नर्वस हो रहे हो, वो भी तो एक आदमी है, ऑफिसर है, मान लिया रैंक अच्छी है, लेकिन वो भी तो आदमी है। वो खुद बोलते हैं यार क्यों नर्वस हो रहे हो, हम भी तो आदमी हैं। हम क्या करेंगे, बस आपके जो अंदर थोड़ा बहुत मतलब निकालने की कोशिश करेंगे भाई, जो आपके अंदर है। अगर आप में अच्छी खूबी है, अब थोड़ा बहुत सही बोल रहे हो तो आपको पास कर देंगे, नहीं है तो अगली बार ट्राई करना, बस यही बोलते हैं वो। तो यार जब आप पढ़ के जा रहे हो और वहाँ जाके नहीं बोल रहे तो फिर दिक्कत ही है, मतलब ठीक है ना। आप पढ़ के जा रहे हो, तैयारी करे जा रहे हो, वहाँ नहीं बोल रहे, नर्वस हो रहे हो, तो ये क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो मैं घर पे आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते हो, जैसे क्या करना कि भाई कुछ भी पेड़ है, कूलर है, दीवार है, खिड़की है, दरवाज़ा है, खाट है, कुर्सी है, कुछ भी उसको पकड़ो, उसकी तरफ देखो और उसको सुनाते रहो जो आपने टॉपिक पढ़ा। तो उससे क्या होता है कि आपकी नर्वसनेस दूर होती है। और आप जब रियल जीडी देते हो तो आपको वहीं सामने दिखाई देते हैं कि भाई मैं दरवाजे से बोल रहा हूँ, गधे से बोल रहा हूँ, भैंस से बोल रहा हूँ। तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती जीडी करने में। तो ये एक आसान सी ट्रिक थी। ट्रिक तो ये मतलब क्या है कि बस ये फॉर्मूला है कि आप कैसे जीडी को अटैम्प्ट कर सकते हो, तो आप पक्का पास हो गए, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो भाई जीडी वगैरह होने के बाद रिजल्ट सुना दिया जाता है कि भाई आप पास हो गए हो, और फिर आपको डेट्स मिलती हैं, आपको न्यू डेट्स मिलती हैं किसकी, मेडिकल की, ठीक है। मेडिकल की डेट्स मिलती हैं कि भाई इस दिन आपका मेडिकल होगा, आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। वो डेट बता जाती है, सेंटर बता दिया जाता है कि कैसे क्या, जब कहाँ पहुँचना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है, कैसे क्या पहुँचना है। कई बार क्या होता है कि डेट्स अलग अलग होती हैं। अगर मान लो मेरा 15 को था, फिर 16 का आता है या 14 का, तो 14 वालों का मान लो अम्बाड़ा ही मेडिकल हो जाता है, 15 वालों का मान लो और कहीं दिया, जलंधर दे दिया। मेरा जो हुआ था लास्ट मेडिकल भाई बता रहा हूँ मैं, हलवाड़ा हुआ था मेरा। हलवाड़ा की रिपोर्टिंग थी मेरी, जो कि लुधियाना में जाना होता है ट्रेन से। लुधियाना से फिर 27-28-30 किलोमीटर दूर हलवाड़ा है, वहाँ पे रिपोर्ट किया था। वहाँ पे रिपोर्टिंग के बाद वहीं पे भाई जो प्री मेडिकल होता है, ठीक है, प्री मेडिकल होता है वहाँ पे। अगर कोई आपका पॉइंट बन रहा है, ठीक है, अगर क्लियर है बिल्कुल, तो आपको वहीं से पास कर देंगे, मतलब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको पॉइंट बना हुआ है तो भाई रेड कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर रेड कार्ड का मतलब कि आपका भाई कुछ ना कुछ पॉइंट बना हुआ है, किसी पॉइंट, 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट। तो यार मतलब मैक्सिमम कुछ बच्चों के एयरफोर्स में ज़्यादा पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन नेवी में इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं बनते। एयरफोर्स में ECG का पॉइंट बना देंगे, ठीक है, ब्लड का पॉइंट बना देंगे, ऐसे अजीब अजीब पॉइंट बनाते हैं एयरफोर्स में। तो क्वालिफाई बच्चे कम होते हैं मेडिकल में, और क्या नाम है, पॉइंट ज़्यादा का बनता है एयरफोर्स में, तो ये थोड़ी दिक्कत है। उसके बाद भाई जिनका पॉइंट बनता है उनको दोबारा डेट दे दी जाती है कि भैया आपको यहाँ रिपोर्ट करना है री मेडिकल के लिए। और ये बात और बताता हूँ कि भाई जो हमें हलवाड़ा गए थे हम, वहाँ पे जो बंदे मतलब क्या नाम है पॉइंट बना था,
उनके फिर पेमेंट करनी होती है 40 रुपये की, कोई बैंक बताते हैं वहाँ पे, ठीक है। उस बैंक में फिर पेमेंट करनी होती है। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है री मेडिकल के लिए। कहाँ पे? 12 विंग एयरफोर्स चंडीगढ़ में है, वहाँ पे री मेडिकल के लिए आपको रिपोर्ट करना होता है। वो शायद जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, जो न्यू एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, उसके पास ही है वो 12 विंग ऑफ एयरफोर्स। तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे सुबह सुबह रिपोर्टिंग होती है, लेकिन थोड़ा हम तो लेट, जितने बच्चे थे लेट हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद लेट हो गए थे भाई, तो मतलब लेट ही रिपोर्टिंग हुई थी। उसके बाद जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जैसे ECG हुआ, ब्लड का हुआ, या हाइट वेट का हुआ, ये सब तो वहीं कर देते हैं। लेकिन जो थोड़े डीप पॉइंट है, जैसे सर्जिकल पॉइंट हुआ या डेंटल पॉइंट हुआ, ये सब वहाँ पे नहीं करते चेक। फिर वो भेज देते हैं भाई आपको मिलिट्री हॉस्पिटल चंडीगढ़, MH चंडीगढ़ भेज देते हैं फिर वो आपको। और MH चंडीगढ़ जाके फिर भाई वहाँ पे दोबारा रिपोर्ट करना होता है। इस डेट को बता देंगे कोई डेट के भाई इसको रिपोर्ट करना होता है। फिर MH चंडीगढ़ में फिर आपका मेडिकल चलता है। और भाई एयरफोर्स थोड़ा लेट कराती है मेडिकल, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो MH चंडीगढ़ है वहाँ पे OPDs होती हैं, वहाँ पे पेशेंट बहुत होते हैं। तो भाई जब वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि पहले हम ये क्लियर कर देंगे OPD वगैरह, जो सिविल जो आदमी हैं उनकी OPD पहले होती है, बाद में जो बच्चे री मेडिकल के होते हैं उनकी फिर OPD होती है। फिर OPD होने के बाद फिर डॉक्टर चेक वगैरह करता है। और ECG के बंदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ECG के बंदे का पता नहीं भाई कब नंबर आता है। तो बहुत लेट प्रोसेस है मेडिकल का एयरफोर्स में। नेवी में बहुत जल्दी हो जाता है मेडिकल, ये एक अच्छी बात है नेवी की, ठीक है। और आर्मी में जल्दी होता है मेडिकल, आर्मी में जल्दी होता है, बस एयरफोर्स थोड़ा लेट होता है, ये पता नहीं क्यों। और भाई उसके बाद जो मेडिकल होता है, री मेडिकल के बाद ECG वगैरह जो भी चेक होते हैं, रिज़ल्ट आपको शाम को आता है। मान लो आज ECG हुई, आपकी ECG हो गई, तो रिपोर्ट आपको शाम को आ जाएगी। फिर आपको अगले दिन 12 विंग एयरफोर्स में दोबारा रिपोर्ट करना होता है अपना ग्रीन कार्ड के लिए, ठीक है। और अगर आप भाई वहाँ से डिसक्वालीफाई होते हैं, मगर मान लिया कि आपका आज क्या नाम है ECG हो गई, ECG मान लो अगर आपकी आज रिपोर्ट करना था, आपका MH को पता नहीं अगले हफ्ते होगी, कब होगी, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है मेडिकल का। आपको रोज़ जाना होता है। कई बच्चे तो वहाँ पे गुरुद्वारे में रुकते हैं, कई बच्चे होटल में, PG में जो भी होता है रूम ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी, ऐसे ज़्यादा प्रोसेस होता है लंबा, तो गुरुद्वारे में रुकते हैं मैक्सिमम बच्चे। उसके बाद होता है कि भाई अगर आप क्वालिफाई हैं तो भी आपको 12 विंग में जाना पड़ता है। और अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं है तो भी आपको 12 विंग में जाना पड़ेगा। अगर आप फिट हैं तो भाई ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, अगर आप फिट नहीं है मेडिकली तो आपको रेड कार्ड मिल जाएगा। और उसके बाद भाई आपको जो भी प्रोसेस कंप्लीट होता है कि भाई आपका मेडिकल हो गया, अब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि PSL बोलते हैं, ठीक है। PSL बोलते हैं कि भाई आपकी फाइनल लिस्ट है, उसमें अगर आपका नाम आता है रोल नंबर के साथ और आप फिट लिखे होंगे साइड में कि भाई मैं फ़िट हूँ, मेडिकली बिल्कुल फ़िट हूँ। और उसके बाद आपका फिर भाई आगे डेट्स आते हैं, बता दिया जाता है कि भाई इस डेट को आपको रिपोर्टिंग करनी है। फिर आपको वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है। और तो जो आपको फिर रिपोर्ट कहाँ करना होता है, अम्बाड़ा रिपोर्ट करना होता है। अगर आपकी अम्बाड़ा स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग थी तो अम्बाड़ा आप रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे आपको दोबारा मेडिकल होगा कि भाई उस दौरान जब आपका मेडिकल फिट हुआ और अब जो रिपोर्ट कर रहे हो उस दौरान कुछ आपकी कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ या और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई जिससे आपकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगी हो, तो ऐसे मतलब नॉर्मल चेकअप होता है। तो फिर नॉर्मल चेक करके आपको मेडिकल को फिर ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है और आप फिर ट्रेनिंग पे जाते हैं। और फिर क्या नाम है, कई बच्चे तो क्या होते हैं भाई, कुछ ही बंदे होते हैं मतलब एक्सेप्शन होते हैं कि बाहर कर दिए जाते हैं उस दौरान, तो मैक्सिमम बच्चे ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। और तो अगर आप बिल्कुल फिट होते हैं तो भाई लड्डू वगैरह बनवा के लीजिए घर से और ट्रेनिंग पे जाइए, अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए और एक एयरफोर्स का सिपाही बन के दिखाइए, एक अच्छा जाबाज सा, और वहाँ पे ट्रेनिंग के मज़े लीजिए और एक अच्छा सोल्जर बनिए। अगर आप ऑफिसर ट्राई कर रहे हैं तो ऑफिसर बनिए। तो ये था एक एयरफोर्स के रिटर्न एग्ज़ाम के बाद की जर्नी की भाई कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आपके साथ कि भाई कुछ बच्चों को हेल्प हो जाए, मेरा एक्सपीरियंस है तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि आप कैसे, और मैंने कुछ पॉइंट बताए कि भाई कैसे आप क्लियर कर सकते हो इजीली इन सब चीज़ों को। तो भाई GD वगैरह, ये क्या नाम है, GD वगैरह SRTs वगैरह ये बहुत ही ईजी चीज़ है। फिजिकल तो आप कर ही लेते हो। तो हमारा जो चैनल है वन शॉट डिफेंस एकेडमी, इस पर हम हर चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे, GD वगैरह की भी, लाइक SRTs वगैरह की भी, और जो NDA की, एयरफोर्स की, नेवी की जो रिटर्न की कोचिंग है वो उनकी क्लासेस हम लगातार ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी जो टीम है उन सब ने मैक्सिमम सिलेक्शंस ले रखे हैं और जितने भी पढ़ा रहे हैं भाई सब ने सिलेक्शन ले रखे हैं डिफेंस के एग्ज़ाम्स में, ठीक है।
तो हमारे साथ अगर पढ़ेंगे तो भाई आपको पेड से बेहतर कंटेंट मिलेगा। हम बेहतर एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं और आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में और आपको मेरिट क्लियर कराने में मदद करता है। सिर्फ हम वही पढ़ा रहे हैं, हम फालतू सिलेबस नहीं पढ़ाते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने सिलेक्शन ले रखी है, हमने एक्सपीरियंस है भाई उस चीज़ का, और हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकते हैं और पढ़ा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वन शॉट डिफेंस अकेडमी पर। तो भाई इस वीडियो को भाई शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। और मैक्सिमम बच्चों को इस चैनल पर लेके आइए, क्योंकि भाई हम फ्री में और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और रियलिटी बता रहे हैं कि जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि जो ये हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं भाई, ये हमने सिलेक्शन ले रखे हैं इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। जो और चैनल्स हैं भाई वो ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये होता है, ये कर लो, लेकिन यार उससे क्या होगा? उन्होंने क्वालिफाई कर रखा हो या उन्होंने एक्सपीरियंस हो, जाकर देख रखा हो तो हम माने। कुछ चैनल मैं मानता हूँ, कुछ 1-2 चैनल हैं जो बच्चे रियल में क्वालिफाई करके आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन हम तो भाई पढ़ा रहे हैं आपको, हम एक फैकल्टी की तरह पढ़ा रहे हैं, हम परफॉर्मर्स हैं, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं कि भाई रियल में होता है क्या, हर एक चीज़ का प्रोसेस बता रहे हैं। मैंने SSBs भी दे रखे हैं, कॉन्फ्रेंस तक पहुँचा हुआ हूँ मैं। तो भाई मैं SSB का भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और नेवी में रिटर्न के बाद क्या होता है प्रोसीजर में, वो भी लेके आऊँगा। और इवन कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या प्रोसेस होता है, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपको अच्छी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो बस इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्या नाम है, भारत माता का नाम रोशन करते रहिए एक जाबाज सोल्जर बन के। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।